जय हिंद साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम एक ऐसे विषय की शुरुआत करने जा रहे हैं जो सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हमारी शान से, हमारी मिट्टी और हमारी पहचान में बसता है। ये विषय भूगोल है। भूगोल ही हमें बताता है कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारी धरती कैसी है और हमारी पहचान किन विशेषताओं से बना हुआ है। जहाँ उत्तर में खड़ा हिमालय हमें ऊंचा उठना सिखाता है, तो वहीं दक्षिण में लहराता सागर हमें गहराई का एहसास दिलाता है। पूरब से उगता सूरज हमारे अंदर एक नई उम्मीद सी दे जाती है, तो वहीं पश्चिम में डूबता सूरज हमें सुकून सी दे जाती है। याद रखें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ज्योग्राफी सिर्फ सब्जेक्ट नहीं, ये वो आईना है जिसमें हम अपने देश और दुनिया को पहचानते हैं। तो चलिए इस एक खूबसूरत सफ़र की शुरुआत करें जहां हमें हर दिन कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज हम सबसे पहले ज्योग्राफी क्या है उसके बारे में बताएंगे, और ज्योग्राफी का जनक, ज्योग्राफी कैसे उत्पत्ति हुआ उसके बारे में बताएंगे, और थोड़ा सा हम भारत के परिचय के बारे में बताएंगे कि पूरी दुनिया में हमारा भारत कहां पर अस्तित्व रखता है। हम उसके बारे में आप लोगों को एक छोटा सा डेमो क्लास के तौर पे भारत का एक परिचय बताएंगे। उसके बाद हमारा धीरे धीरे आगे की तरफ बाय मैप हम पूरे भारत को, पूरे दुनिया को और पूरे ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ज्योग्राफी को। ज्योग्राफी जिसको हम लोग भूगोल भी कहते हैं, हिंदी में इसे भूगोल कहा जाता है। ज्योग्राफी मेरे प्यारे विद्यार्थियों दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। जैसे ज्योग्राफी दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। एक शब्द है जियो, क्या है? जियो। और दूसरा शब्द है ग्राफी। दूसरा शब्द है ग्राफी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी। और वहीं ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना या अध्ययन करना। तो जिस विषय में हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं वही क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है। इसको परिभाषा के तौर पे थोड़ा और सुंदर बनाने के लिए हम क्या कहते हैं कि भूगोल वह विषय है जिसमें पृथ्वी और सभी प्राकृतिक पर्यावरण और मानव गतिविधि का अध्ययन किया जाता है। उसी को क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं जिस विषय में पृथ्वी का अध्ययन किया जाए वही क्या कहलाएगा? ज्योग्राफी कहलाएगा। अब बात करते हैं कि ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो सबसे पहले एक भूगोलवेता थे जिनका नाम इरेतोस्थनीज था। इरेतोस्थनीज ने ही सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया। यही वजह है कि ज्योग्राफी का जनक या ज्योग्राफी का पिता इरेतोस्थनीज को माना जाता है। तो ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम अगर कोई उपयोग करने वाला व्यक्ति तो वह कौन था? इरेतोस्थनीज। इसी वजह से ज्योग्राफी का जनक या ज्योग्राफी का फादर इरेतोस्थनीज को कहा जाता है। एक और रीजन है जिसके वजह से इरेतोस्थनीज को ज्योग्राफी का जनक कहा जाता है। इन्होंने ही सर्वप्रथम पृथ्वी के परिधि का सटीक गणना किया था। पृथ्वी के परिधि का सटीक गणना करने वाले अगर कोई भूगोलवेता था तो वह कौन था? इरेतोस्थनीज। सटीक गणना किया था। यही दो रीजन है कि इरेतोस्थनीज को ज्योग्राफी का जनक या ज्योग्राफी का पिता कहा जाता है। तो अगर पूछा जाए ज्योग्राफी का जनक किसे कहते हैं तो वह कौन है? इरेतोस्थनीज। इसका रीजन है क्योंकि सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का उपयोग करने वाला अगर कोई भूगोलवेता था तो वह इरेतोस्थनीज था। एक और रीजन है कि इन्होंने पृथ्वी के परिधि का सटीक गणना करने वाले भूगोलवेता इरेतोस्थनीज था। इसीलिए इन्हें पृथ्वी का
ज्योग्राफी का जनक कहा जाता है। हमने भूगोल के बारे में पढ़ा कि भूगोल कहते किसे है और भूगोल शब्द की उत्पत्ति किन्होंने किया और किन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है। तो हमने इस चीज को पढ़ा और आज हम एक भारत के बेसिक परिचय देते हैं, भारत का एक बेसिक परिचय देते हैं। देखते हैं कि भारत पूरे विश्व में कहां पर खड़ा है, कहां पर अपना अस्तित्व रखता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम देखते हैं भारत पूरे विश्व में कहां पर खड़ा है। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हमारे भारत में बहुत तरह की विविधताएं हैं। भारत सिर्फ एक देश नहीं, ये विविधताओं का एक अद्भुत संगम है, जहां हमें तरह तरह के राज्य, तरह तरह के नदियां और तरह तरह की पर्वतें हैं, जो हमारे भारत की एक स्टोरी सुनाती है, हमारे भारत की एक कहानी सुनाती है। हम बात करते हैं भारत के, उससे पहले हमको दिशा का जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर पूरी दुनिया के हम पहचानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा किस गोलार्ध में है, कौन सा देश किस गोलार्ध में है, कौन सा देश किस अक्षांश और देशांतर में है, तो इसके लिए हमको दिशा का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। तो भारत का परिचय कराने से पहले हम आपको दिशा का परिचय करा देते हैं। जब दिशा के बारे में आप जानिएगा तब आप आसानी से बता सकते हैं कि उत्तर की दिशा में कौन सी देश है और दक्षिण की दिशा में कौन सी देश है। इसीलिए ज्योग्राफी या भारत का परिचय करने से पहले हम आपको दिशा का एक नॉलेज दे देते हैं। तो दिशा मतलब साइड। तो याद रखें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऊपर से नीचे की तरफ जो रेखा खींची जाती है उसको उत्तर से दक्षिण कहते हैं। ग्लोब में जब भी ऊपर से नीचे की बात होगा तो हम उसको उत्तर से दक्षिण की बात करेंगे, और जब भी दाएं से बाएं की बात होगा तो वह पूरब से पश्चिम की बात होगा। तो ऊपर की दिशा को हम लोग नॉर्थ कहते हैं, जिसको हिंदी में उत्तर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उत्तर बोला जाता है। तो ऊपर हमेशा क्या होगा? ग्लोब में पृथ्वी पर ऊपर की तरफ की बात होगा तो ऊपर की तरफ ग्लोब में हमें ऊपर की तरफ उत्तर दिशा देखने को मिलेगा। दक्षिण की तरफ, नीचे की तरफ हमको साउथ, जिसको दक्षिण बोलते हैं, नीचे की तरफ हमको दक्षिण देखने को मिलेगा। और दाएं की बात करें तो दाएं हमको ईस्ट, जिसको पूर्व बोला जाता है, जिसको पूरब बोला जाता है। तो दाएं की तरफ हमको पूरब देखने को मिलेगा, और वहीं बाएं की बात करें तो बाएं हमको वेस्ट देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग पश्चिम बोलते हैं, पश्चिम। तो ग्लोब पे जब हम चलेंगे तो सबसे पहले हमको दिशा, डायरेक्शन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो ग्लोब में ऊपर की तरफ क्या उत्तर होता है, और नीचे की बात करें तो नीचे की तरफ दक्षिण होता है। दाएं जब भी हम चलेंगे तो पूर्व दिशा की बात होगी, मतलब पूर्वोत्तर देश की बात होगी, पूर्व की देश की बात होगी। और बाएं जब हम चलेंगे तो हमेशा पश्चिम देश की बात होगी। बाएं की तरफ पश्चिम होता है और दाएं की तरफ पूरब होता है, और ऊपर जो भी देश की बात होगी तो वह उत्तर की, और नीचे जब भी ग्लोब पे बात होगी तो वह दक्षिण की होगी। तो हमको ग्लोब शुरू करने से पहले दिशा का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसीलिए आप याद रखिएगा, ऊपर की तरफ उत्तर हो जाएगा, नीचे की तरफ दक्षिण हो जाएगा, दाएं की तरफ पूरब हो जाएगा और बाएं की तरफ पश्चिम हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम देखते हैं अब भारत को देखते हैं कि भारत ग्लोब में, पूरी दुनिया में कहां पर अपना अस्तित्व रखता है। तो हम एक भारत का परिचय आप लोग को कराते हैं। परिचय, यह इंट्रोडक्शन क्लास है जिसमें भारत का आपको परिचय कराया जा रहा है, भारत का परिचय। और इसको नेक्स्ट क्लास में, आगे की क्लास में हम डीपली से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ग्लोब में देखते हैं। ग्लोब, सबसे पहले हम ग्लोब देखेंगे। ग्लोब में हम अक्षांश और देशांतर रेखा को देखेंगे। अक्षांश और देशांतर रेखा। तो ग्लोब पे चलते हैं। ग्लोब हमारा ये
ग्लोब हुआ, यह हमारा दुनिया हुआ। अब इसमें हम देखते हैं अक्षांश और देशांतर रेखा को। तो अक्षांश देशांतर रेखा, याद रखें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखा नहीं खींची गई है, वास्तविक तौर पे कोई रेखा नहीं खींची गई है। हम अक्षांश और देशांतर रेखा लिखे हैं तो यह एक सिर्फ काल्पनिक रेखा है, जो भूगोलवेताओं ने दुनिया को तापमान, जलवायु और टाइम और तिथि जानकारी करने के लिए यह एक काल्पनिक रेखा खींचा गया है, जिसको अक्षांश और देशांतर कहते हैं। तो भूगोल में ग्लोब पर बात करें तो जो रेखा पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाए, जो रेखा पृथ्वी पर अर्थात ग्लोब में पूरब से पश्चिम की तरफ खींचा जाए, उस रेखा को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। उस रेखा हमने बताया है कि दाएं की तरफ कौन सी दिशा हो जाती है, पूरब, दाएं की तरफ कौन सी दिशा होती है, पूरब, और बाएं की तरफ कौन सी दिशा होती है, पश्चिम, बाएं की तरफ पश्चिम होती है। तो वैसी रेखा जो पूरब से पश्चिम की तरफ खींची जाए उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। और जो रेखा पृथ्वी के एकदम बीचों बीच खींचा जा रहा है तो वह रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसी को हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और इसी का दूसरा नाम जो है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, या भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। अंग्रेजी में इसी को इक्वेटर लाइन भी बोला जाता है। तो वैसी रेखा जो पूरब से पश्चिम की तरफ खींची जाए उसे अक्षांश रेखा कहेंगे। और पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई रेखा तो 0 डिग्री अक्षांश हो जाएगा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही विषुवत रेखा कहते हैं और भूमध्य रेखा कहते हैं। यही 0 डिग्री अक्षांश रेखा पूरे ग्लोब को दो गोलार्ध में बांटता है। तो ऊपर की बात करें तो हमने दिशा में पढ़ा है कि ऊपर की तरफ क्या होता है, उत्तर। तो ऊपर की तरफ कौन सा गोलार्ध हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और वहीं नीचे क्या होता है, दक्षिण। तो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा अर्थात भूमध्य रेखा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटने का काम करता है। 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा ऊपर की तरफ उत्तर हो जाएगा तो उत्तरी गोलार्ध, और नीचे की तरफ दक्षिण हो जाएगा तो इसको क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। हमने अक्षांश रेखा को पढ़ा, अब देशांतर रेखा की बात करते हैं। देशांतर रेखा, तो ग्लोब में वैसी रेखा जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, जो उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ खींची जाती है, वैसी रेखा जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाए उस रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। उस रेखा को क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। वैसी रेखा जो उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाए तो वैसी रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। और इसके बीचों बीच एक रेखा होगा जिसको हम 0 डिग्री देशांतर कहेंगे। क्या कहेंगे, 0 डिग्री देशांतर रेखा। कौन सा रेखा हो जाएगा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। यही 0 डिग्री देशांतर रेखा पूरे ग्लोब को 2 भागों में बांटता है, 2 दिशा में बांटता है। तो अब हम दाएं की बात करें, जैसे अक्षांश रेखा ऊपर की तरफ खींचा, अक्षांश रेखा के 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर वाला भाग उत्तर कहलाया तो उत्तरी गोलार्ध, 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नीचे दक्षिण तो दक्षिणी गोलार्ध। उसी तरह से देशांतर रेखा के दाएं तरफ क्या होता है, पूरब होता है। पूरब, दाएं की तरफ हमेशा क्या होगा, पूरब। तो इसको पूर्वी गोलार्ध बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। और वहीं 0 डिग्री देशांतर रेखा के बाएं की बात करें तो यह कौन सा गोलार्ध हो जाएगा, पश्चिमी गोलार्ध। क्या हो जाएगा, पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, गोलार्ध। अब हम बात करते हैं कि हमारा भारत इस गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और
पश्चिमी गोलार्ध में हमारा भारत कहां पर अस्तित्व रखता है, क्योंकि आज हम भारत का परिचय कराने जा रहे हैं। तो इस दुनिया में हमारा पृथ्वी कहां पर अस्तित्व रखता है, तो हमने पहले पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को देखा। अर्थात उत्तरी गोलार्ध को उत्तरी अक्षांश भी बोला जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध को दक्षिणी अक्षांश भी बोला जाता है, वहीं पश्चिमी गोलार्ध को पश्चिमी देशांतर भी बोला जा सकता है, पूर्वी गोलार्ध को पूर्वी देशांतर भी बोला जा सकता है। अब हम यहाँ पे आते हैं, यह 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 23 डिग्री, साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। अब इसी में हम एक और फिगर बनाते हैं देशांतर का भी। इस तरह से हम देशांतर रेखा भी बना लिए। क्या किया? इस तरह से देशांतर रेखा भी बना लिया। अब हमारा भारत देखा जाए तो हमारा भारत यहाँ पे अस्तित्व करता है, हमारा भारत यहाँ पे है। तो आप लोग बताइएगा, अगर अक्षांश में बात करें तो यह कौन सा अक्षांश में पड़ेगा? उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी अक्षांश में। और देशांतर में बात किया जाए तो यह देशांत 0 डिग्री देशांतर के किधर है? पूरब है। तो पूरे के पूरे भारत पूर्वी देशांतर में है और पूरे के पूरे भारत उत्तरी अक्षांश में है। तो हमारा पूरा भारत पूर्वी गोलार्ध या पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश में है। हमारे भारत को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा एकदम बीचों बीच से होकर गुजरती है, जो भारत को 2 बराबर भागों में ऊपर और नीचे की तरफ काटती है। अब हम चलते हैं भारत पे। कहाँ चलते हैं? भारत को देखते हैं। हमने भारत को देखा कि ग्लोब में भारत कहां पर अस्तित्व रखता है? पूर्वी देशांतर में और उत्तरी अक्षांश में। हमारा देश भारत उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में अपना अस्तित्व रखता है। अब हम देखते हैं कि भारत जो है, भारत का हमने एक फिगर बनाता है, भारत का एक मानचित्र बनाते हैं। ये हो गया हमारा भारत का मानचित्र। तो अब पूरे भारत को हमारा पूरा भारत अक्षांश और देशांतर में किधर पड़ा था? पूरब की तरफ। तो पूर्वी देशांतर और अक्षांश की बात करें तो उत्तर की तरफ पड़ा था, तो उत्तरी अक्षांश में। तो अब हम भारत का अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? भारत के अक्षांश और देशांतर रेखा और देशांतर रेखा। अर्थात हमारा फर्स्ट पॉइंट यही रहेगा कि भारत कितने डिग्री अक्षांश रेखा से कितने डिग्री अक्षांश रेखा की तरफ पाया जाता है और कितने डिग्री देशांतर रेखा से कितने डिग्री देशांतर रेखा की तरफ है। तो हमारा पूरा भारत तो बात करें तो हम सबसे पहले अगर संपूर्ण अक्षांश की बात करें तो यहाँ पर हमारा एक अंडमान निकोबार द्वीप भी है, अंडमान निकोबार, जो थोड़ा सा भारत के नीचे की तरफ है। तो हम भारत के संपूर्ण भारत के हम अक्षांशीय विस्तार देखेंगे तो हमारा संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत किस अक्षांश में पड़ता है? उत्तर में। तो यह 6 डिग्री 4 मिनट या इसको 45 मिनट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 45 मिनट।
तो हमारा पूरा भारत 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर यहां तक लद्दाख के पास हो जाता है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो संपूर्ण भारत की बात करें कितने डिग्री अक्षांश पे है, तो संपूर्ण भारत 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे। जब संपूर्ण रूप से बोलेगा तो 6 डिग्री, ऊपर वाली डंडी को हम लोग मिनट में पढ़ते, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में पड़ता है। अब देशांतर की बात करें तो हमारा भारत यहां से लेकर यहां तक देशांतर में है। तो बात करते हैं कितने डिग्री से कितने डिग्री तक है, तो हमारा भारत पूर्वी देशांतर में भी 37 डिग्री हमारा भारत पूर्वी देशांतर में भी। पहले हम अक्षांश की बात किए तो एक और हम देख लेते हैं, ये पहले देख लेते हैं। जब यह पूर्वी देशांतर कितना हुआ, सॉरी उत्तरी देशांतर हमारा हुआ 6 डिग्री 45 मिनट के 37 डिग्री 6 मिनट तक, 37 डिग्री 6 मिनट तक हुआ, 37 डिग्री 6 मिनट तक हुआ। अब हम बात करते हैं, पहले अक्षांश को देख लेते हैं। जब संपूर्ण भारत की उत्तरी अक्षांश पूछेगा किस अक्षांश में है, तो 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। और जब भारत की मुख्य भूमि की उत्तरी अक्षांश पूछेगा तो मुख्य भूमि का उत्तरी अक्षांश भारत का है, यहाँ पे तमिलनाडु का कन्याकुमारी है, जो कितना है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। जब सीधा पूछेगा भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। अगर पूछेगा मुख्य भूमि का उत्तरी अक्षांश कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। अब हम बात करते हैं देशांतरीय विस्तार के। तो भारत संपूर्ण पूर्ण रूप से कहाँ है, पूर्वी देशांतर में है। तो कितना डिग्री, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से हमारा भारत 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में। तो संपूर्ण रूप से पूरा भारत का उत्तरी अक्षांश हो गया 6 डिग्री 45 मिनट, या जब मुख्य भूमि से पूछेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतर की बात करेगा तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट, बात करते हैं दूरस्थ पॉइंट के। दूरस्थ बिंदु भारत का जिसको हम लोग अंग्रेजी में रिमोट पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिमोट पॉइंट। अब ये क्या होता है, दूरस्थ बिंदु क्या होता है, दूरस्थ बिंदु का मतलब हुआ कि भारत के सबसे दक्षिणी छोर पे कौन सी जगह है, या भारत का सबसे उत्तरी छोर पे कौन सी जगह है, या भारत का सबसे पूर्वी छोर पे कौन सी जगह है, या पश्चिमी छोर पे कौन सी जगह है, उसी को क्या कहते हैं, दूरस्थ बिंदु कहते हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण तक का विस्तार कितना है, और पश्चिम से लेकर पूरब से लेकर पश्चिम तक का विस्तार कितना है। तो भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण तक का विस्तार बात करें तो 3214 किलोमीटर। भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण तक की बात करें तो 3214 किलोमीटर। और वहीं भारत का कुल विस्तार पूरब से लेकर पश्चिम तक की बात करेंगे तो 2933 किलोमीटर। कितना है, 2933 किलोमीटर। हमने ये जाना कि भारत का संपूर्ण भारत का विस्तार की बात करें तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक का विस्तार हो गया 3214 किलोमीटर, और पूरब से लेकर पश्चिम तक का विस्तार हो गया 2933 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं दूरस्थ पॉइंट के। दूरस्थ पॉइंट उसे कहते हैं जो सबसे उत्तरी छोर पे होगा, या जो सबसे दक्षिणी छोर पे होगा, या जो सबसे पश्चिमी छोर पे होगा, या फिर सबसे पूर्वी छोर पे होगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं भारत के पूर्वी छोर पर कौन सा जगह है। तो भारत के पूर्वी छोर पर एक अरुणाचल प्रदेश की जगह है जिसको हम क्या कहते हैं, किबुथु, जो अंजौ जिला में है, जो अरुणाचल प्रदेश के अंजौ जिला में है। किस जिला में है, अरुणाचल प्रदेश के अंजौ। सबसे पूर्वी भाग, अगर सबसे पूर्वी छोर पूछेगा भारत का कौन सा है तो वह किबुथु है। और सबसे पश्चिमी छोर की बात करेगा तो वह गुजरात के
गुजरात के गुहार मोती है। कौन सा है? गुजरात के गुहार मोती। कौन सी जगह है? गुजरात के गुहार मोती, जो गुजरात के कच्छ जिला में है। किस जिला में है? गुजरात के कच्छ जिला में। गुजरात के कच्छ जिला में। वहीं हम भारत का सबसे दक्षिणी भाग, उत्तरी भाग की बात करें तो भारत का सबसे उत्तरी भाग है जिसको हम इंदिरा कौल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदिरा कौल, जो लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में। और वहीं सबसे दक्षिणी छोर की बात करें तो ग्रेट निकोबार का इंदिरा पॉइंट है। कौन सा जगह है? इंदिरा पॉइंट है। और मुख्य भूमि की अगर पूछ लेगा कि सबसे दक्षिणी भाग कौन है, यह संपूर्ण भारत के सबसे दक्षिणी भाग हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। और मुख्य भूमि की दक्षिणी पॉइंट तो 8 डिग्री 4 मिनट पे है, क्योंकि 6 डिग्री 45 मिनट नीचे है तो इससे थोड़ा सा ऊपर। तो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी पॉइंट है वह है कन्याकुमारी। कौन सी जगह है? कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु में है। कौन सा राज्य में है? तमिलनाडु में। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हमने एक ज्योग्राफी का इंट्रो क्लास कराया है। आप लोग हमें बताइएगा फीडबैक देके कि हमारे पढ़ाने का कैसा तरीका है, हमने आपको कितनी आसान तरीके से समझाने की कोशिश किया है, और पूरे भारत को, पूरी ज्योग्राफी को, पूरे वर्ल्ड मैप को हम इसी तरह से फिगर बना के समझेंगे, एकदम आसान से आसान शब्दों में, क्योंकि ज्योग्राफी बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। इसलिए इंटरेस्टेड हो जाता है क्योंकि हमको इस विषय से हमको पूरी दुनिया को पहचानने का मौका मिलता है। इसीलिए आप लोग घबराए नहीं, हम एकदम छोटे छोटे आसान शब्दों में हम क्या करेंगे, आपको पूरे ज्योग्राफी को पढ़ाने की कोशिश करेंगे। और हमारा आगे का क्लास और भी आसान होगा, और भी इंटरेस्टेड होगा, जिसमें हम भारत के क्षेत्रफल के बारे में बताएंगे, भारत कितने देशों से सीमा साझा करती है जिसको सीमावर्ती देश कहते हैं। उसके बाद हम भारत का तटीय भाग के बारे में बताएंगे कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो समुद्री सीमा साझा करते हैं, तटीय रेखा की लंबाई कितनी है, भारत की संपूर्ण रेखा की लंबाई कितनी है, इस सब के बारे में हम आपको आगे की क्लास में बताएंगे। इसीलिए आप लोग हमें इस इंट्रो क्लास में बढ़िया सा फीडबैक दीजिए और बताइए कि हमारे पढ़ाने की तरीका आपको कैसा लगा, जिस वजह से फिर आपको नेक्स्ट क्लास में हम संपूर्ण भारत को अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, संपूर्ण भूगोल को सही तरीके से पढ़ाएंगे, और आपको आगे के क्लास में भी इसी तरह से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। पूरी दुनिया के बारे में आपको सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद। कितना मिनट का